क्या आपने कभी गौर किया कि गाड़ियों का साइड मिरर्स कन्वेक्स क्यों होता है और कन्वेक्स मिरर के ऊपर लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये क्यों लिखा रहता है? गाड़ियों के हेडलाइट में जो लाइट होता है, लाइट के पीछे कनकेव मिरर क्यों लगा रहता है? सर्च लाइट या फिर टॉर्च लाइट में पीछे, बल्ब के पीछे कनकेव मिरर क्यों लगा रहता है? मम्मी का मेकअप मिरर जो होता है उसको कन्वेक्स मतलब कनकेव मिरर क्यों होता है? और पापा का शेविंग क्रीम, शेविंग करते टाइम तो जो मिरर का यूज करते हैं वो कनकेव क्यों होता है? ठीक है। और भी सारे बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना है, लाइक सिक्का का, कॉइन का, बाल्टी में रखा हुआ कॉइन ऊपर दिखता है, या फिर बाल्टी में रखा हुआ, पानी से भरा बाल्टी में रखा हुआ छड़ी या फिर रॉड टेढ़ा दिखता है। शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में, सनसेट एंड सनराइज के टाइम में आकाश का लाल दिखना, दिन में आकाश का नीला दिखना, रात में ट्विंकलिंग स्टार्स और सनराइज के पहले ही सन का दिखना, इन सारे सवालों का जवाब हमें सिर्फ दो टॉपिक्स को पढ़ने से मिल जाएंगे। पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। ये लाइट का दो फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इन दो टॉपिक्स को पढ़ने से पहले लाइट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो वेव दो ही तरह के होते हैं, पहला मैकेनिकल, दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स में आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, साउंड वेव्स आते हैं, कैथोड रेज आते हैं, कैनाल रेज आते हैं, ये सारे अल्फा किरणें आती है, ये सारे मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स वे होते हैं जो नीड्स मीडियम, विच नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, जिसे मीडियम का जरूरत होता है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट नॉन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम का जरूरत नहीं होता है, वो खुद ही काफी होता है ट्रेवल करने के लिए। और नॉन मैकेनिकल वेव में सबसे पहला वेव है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में भी ट्रेवल कर लेता है, क्योंकि स्पेस में मीडियम है नहीं, फिर भी इसके वो स्पेस में ट्रेवल करने के लिए सक्षम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि दो वर्ड से बना हुआ है, पहला इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक। तो एक ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिकल भी है और मैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रिकल भी है और मैग्नेटिक भी है, यानी कि उसमें दोनों तरह का गुण पाया गया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम है पूरा, और उस स्पेक्ट्रम में सबसे टॉप का जिसका फ्रीक्वेंसी होता है या फिर सबसे कम जिसका वेवलेंथ होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, सभी जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सभी का स्पीड, सभी का स्पीड, स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो अब रहा बात की अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया, तो उनके वेवलेंथ के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उन लोगों को डिफ्रेंशिएट किया गया। जब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका पाया गया, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सॉरी, सबसे कम वेवलेंथ और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपका गामा किरणों का था, है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा किरणों का है, और इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, कितना, 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर तक होता है, और इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है, एक वेव है ये, तो वेव में दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को ही वेवलेंथ बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब बहुत ही कम रहता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब बहुत ही कम रहता है, तो जाहिर सी बात है, सपोज कीजिए मुझे यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक जाना है, कोई ऐसे जा सकता है या फिर कोई ऐसे जा सकता है, दोनों तो जा रहा है, दोनों सेम टाइम ले रहा है, दोनों, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, लेकिन जाने का तरीका दोनों का अलग है। पहला जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है,
और जिसका वेवलेंथ बहुत ही कम है। तो जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होता है। तो यही है गामा किरणें, यही एक स्पेक्ट्रम है। इसी तरह का स्पेक्ट्रम होता है जिसमें बहुत सारा बीच में, इसमें हमको जैसे कि बात में समझिए, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होता है, वेवलेंथ बहुत कम होता है, ये गामा किरणें है। गामा किरणें के बाद फिर आता है आपका एक्स रेज, उसके बाद आता है यूवी रेज, उसके बाद आता है आपका लाइट वेव्स, लाइट रेज, ठीक है। तो लाइट के बाद आपका स्पेक्ट्रम में, लाइट के बाद क्या है, ये इंफ्रारेड, उसके बाद शॉर्ट रेडियो वेव्स, उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो हमको सिर्फ लाइट के लिए इंटरेस्टेड है, हमको लाइट के बारे में जानना है कि लाइट का वेवलेंथ कितना होता है। तो 3.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक इसका वेवलेंथ का रेंज होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जाना ये, अगर हम इसको लॉन्ग रेडियो वेव बोल दें तो कोई गलत नहीं होगा। लॉन्ग रेडियो वेव का वेवलेंथ का जानते हैं कितना होता है? लॉन्ग रेडियो वेव 1 मीटर टू 10 किलोमीटर तक का रेंज होता है इसका, ठीक है। और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। और लॉन्ग रेडियो वेव ही का यूज हम लोग मोबाइल फोन्स या फिर टेलीविजन में यूज होता है, ये सब रेडियो वेव्स में, ठीक है। तो अब रहा बात ये बेसिक फंडामेंटल बातें थी जो वेव्स के बारे में हम लोगों ने जाना। हालांकि वेव्स के लिए एक अलग सा वीडियो तैयार किया जा सकता है, इतना डिटेल में पढ़ाई होता है इसमें, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू हमने दिया आपको। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे लाइट के बारे में, लाइट के फेनोमेना के बारे में जानने पड़ेंगे। पहला फेनोमेना है लाइट का रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहली बात, एक इंटरेस्टिंग बात लाइट के बारे में छूट गया, लाइट खुद इनविजिबल होता है। वी कैन नॉट सी लाइट, ओके, वी कैन नॉट सी लाइट इन अ स्पेस, बट इट इज विजिबल इन एज सुन एज इट एंटर्स द इन्वायरमेंट या फिर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। क्यों? एक्चुअली में लाइट को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, हम लोग पाथ ऑफ लाइट देख रहे हैं, ठीक है। जब लाइट, जैसे ही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर पर पड़ती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड ग्लोइंग बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द लाइट। और वही लाइट जब वहां से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वो लाइट हमें दिखता है एज द पाथ। वही एक्चुअली में वो लाइट का पाथ हम लोग देख रहे होते हैं, जिस पाथ से होकर के लाइट गुजरता है उस रास्ते पर प्रेजेंट पार्टिकल्स ग्लो करना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमको वो पार्टिकल्स, वो पाथ दिखता है, ना कि लाइट दिखता है, ओके। तो अगर हम रे को डिफाइन करना चाहेंगे तो रे को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द पाथ फॉलोज लाइट एनर्जी इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। और इस तरह एक पाथ को, लाइट एनर्जी का एक पाथ को हम लोग रे बोलते हैं, ठीक है। जब ढेर सारा पाथ्स मिल जाता है लाइट रेज का तो उसको हम लोग बीम बोलते हैं, ओके। तो ये छोटा सा बात था। अब हम लोग ये जानेंगे कि रिफ्लेक्शन हम लोग किसी चीज को देख कैसे पाते हैं। तो लाइट, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट उसके ऊपर पड़ती है, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तो ही हम लोग उसको देख पाते हैं। और एक बात कि देखने के लिए कम से कम उस पर 2 रे ऑफ लाइट पड़ना ही चाहिए। 2 रे ऑफ लाइट पड़ता है और वो रे ऑफ लाइट हमारी आंखों में जा करके एक प्रोसेस के माध्यम से हमारे रेटिना तक पहुंचता है, और वो रेटिना में रेज ऑफ लाइट्स जब मिलती है तो हमारा उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर इन्वर्टेड बनता है। इन सारी बातों को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन
बेसिक फंडामेंटल बात यही है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट जब टकराती है, टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसी के बाद हम लोग उसको देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन इसी का, रिफ्लेक्शन उसी को कहते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ये सेम मीडियम क्यों बोले, रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट अपने मीडियम से, कोई भी मीडियम है जैसे कि एयर है, ये एयर वाला मीडियम है, ठीक है, जब, और ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, जिस पर लाइट पड़ रही है किसी भी एंगल में, डजंट मैटर। पढ़ने के बाद जब वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करती है तो ये जगह विजिबल होता है, तो हम लोग इस पॉइंट को देख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, क्योंकि वो एयर से आया, एयर में ही गया। इस प्रोसेस को ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं।